हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितनी प्रकार के होते हैं, ये हमको बताना है। या आपसे अलग अलग प्रकार के संसाधनों के बारे में भी बात की जाए तो वहां से आप बता पाओगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर वैसे बात करें तो स्वामित्व के आधार पर होते हैं संसाधन 4 प्रकार के, और जिसमें पहला नंबर है व्यक्तिगत संसाधन। किसको बोलेंगे? स्वामित्व का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। स्वामित्व का मतलब होता है कि उस संसाधन पर अधिकार किसका है। पहली बात तो हमको समझना था संसाधन क्या होता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे जीवन को आसान बना देता है, संसाधन। यानी आसपास में जितनी भी वस्तु आपके घर में पड़ी है, घर के बाहर है, सारा का सारा क्या है? संसाधन। यदि आपको वो सुविधा दे रहा है, आपके जीवन को आसान बना रहा है, कुछ भी ले लो, पंखा ले लो, टीवी ले लो, मोबाइल ले लो, सड़क ले लो, पार्क ले लो, कुछ भी, सारा सारा संसाधन है। तो स्वामित्व यानी कि अधिकार के आधार पर संसाधन का होता है 4 प्रकार, जिसमें से पहला है हमारे पास व्यक्तिगत संसाधन। किसको बोलेंगे? देखो, नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्तिगत संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहता है। सपोज आपके घर में एक मोबाइल है, बिल्कुल है, टीवी है, बिल्कुल है, ठीक है, रेडियो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बल्ब है, बिल्कुल है। तो इन सारे पर या आपका जो घर है उस पर किसका अधिकार है? आपके परिवार का अधिकार है। तो इन सारे संसाधनों को क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। इसमें समझने में ज्यादा दिक्कत यहाँ पर होने वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसा कोई भी संसाधन जो हमारे पास है, जिस पर हमारा अधिकार है, वो व्यक्तिगत संसाधन होगा। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। किसको बोलेंगे सामुदायिक संसाधन? देखो, वैसा संसाधन जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है और इसका उपयोग एक समूह के लोग या किसी एक जगह पर रहने वाले सभी लोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो एक खेल का मैदान होता है या पार्क होता है, वो तो सरकार के द्वारा बनाया हुआ होता है, लेकिन उसमें कौन खेल सकता है? सभी लोग खेल सकते हैं। पार्क में कौन जा सकता है? सभी लोग जा सकता है। रोड पे कौन चल सकता है? सभी लोग चल सकता है। इसके अलावा विद्यालय, सरकारी गवर्नमेंट का जो स्कूल होता है, सरकारी विद्यालय होता है, उसमें कौन पढ़ सकता है? बताओ जरा। सभी लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं ना। तो ये सारे के सारे जो है ना सामुदायिक संसाधन। संसाधन तो है, गवर्नमेंट का स्कूल संसाधन है, सड़क संसाधन है, इसके अलावा पार्क संसाधन है, क्योंकि इसमें हमारे जीवन से संबंधित का क्रियाकलाप होता है, ठीक है। तो ये होता है सामुदायिक संसाधन। तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन। देखो, अगर हम कानूनी रूप से देखें ना, तो एक देश के अंदर जितना भी संसाधन है, सबका सब राष्ट्रीय संसाधन। उसमें आपके पास जो मोबाइल फोन है वो भी आ रहा है, वो राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि आप उस देश में रह रहे हो ना। यहाँ तक कि आप खुद भी क्या हो? राष्ट्रीय संसाधन हो, ठीक है। हमारा जो घर आ रहा है, जो हमारे घर में जितना भी सामान आ रहा है, सड़कें आ रही है, सबका सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि एक देश के अंदर जितना भी संसाधन है, सबका सब राष्ट्रीय संसाधन है। अच्छा, कुछ केस ऐसा आता है जो हमारा पर्सनल जमीन होता है, लैंड होता है, वो सरकार जो है ना अधिग्रहण कर लेती है। अगर मेरे पास कुछ जमीन है और उसका उपयोग जो है सरकार, और बहुत ज्यादा आदमी को फायदा हो रहा है, मतलब मान लो कहीं से पुल बनाना है, ब्रिज का निर्माण करना है, और बीच में मेरा जमीन आ रहा है, तो अब यहाँ पर सरकार क्या करेगा कि मेरा जमीन ले सकता है। हाँ, बदले में कुछ मुआवजा देता है, उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ मुआवजा दे करके मेरी जमीन का क्या करेगा? सरकार अधिग्रहण कर लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उस जमीन के कारण बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा था? फायदा हो रहा था। तो इसलिए राष्ट्रीय हित में जो है ना पर्सनल संसाधन, यानी जो व्यक्तिगत संसाधन है, उसका अधिग्रहण कर सरकार जो है वो राष्ट्रीय हित में उसका प्रयोग कर सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन और वन्य जीव संसाधन। ये भी जितना भी जंगल है, पेड़ है, पौधा है, पक्षी है, खनिज है, सोना चांदी हीरा जेवरात, जो भी है एक देश के अंदर सीमा के अंदर, वो सब क्या हो गया? राष्ट्रीय संसाधन। अब वो लास्ट में वही वाला पॉइंट है, किसी देश या राज्य की सरकार की जन भलाई के लिए व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण किया जा सकता है। हमने क्या कहा कि अगर मेरे जमीन से किसी 10 या 1000 आदमी, लाख आदमी को फायदा हो रहा है, तो सरकार उसका प्रयोग कर सकती है। तो यहाँ पर क्या था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अगर क्वेश्चन पूछ दे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का, तो याद रखेंगे व्यक्तिगत संसाधन कौन सा संसाधन होता है? वैसा संसाधन जिसपे किसी खास व्यक्ति या परिवार का अधिकार होता है। टीवी, फ्रिज, रेडियो, बल्ब, ये सारा। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जो एक समुदाय या एक जगह पर रहने वाले, है ना, एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बनाई जाती है, यानी वो संसाधन, उस संसाधन का प्रयोग जो है ना एक समूह के लोग करते हैं।
जैसे मंदिर भी क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन। मस्जिद भी क्या हो गया, समुदाय। जैसे मंदिर है तो उसका प्रयोग कौन करेगा, हिंदू करेगा। इसी तरह से मस्जिद है तो उसका प्रयोग कौन करेगा, मुस्लिम करेगा। तो एक विशेष समुदाय के लोग ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। या पार्क है तो उसका उसी के आसपास में सर्किल में कुछ विशेष क्षेत्र होगा, उसके सर्किल में जितने भी लोग आएंगे उसका उपयोग कर सकता है। राष्ट्रीय संसाधन, एक देश के अंदर जितना भी संसाधन होता है वो राष्ट्रीय संसाधन होता है। आगे देख लो, 3 नंबर तक हम देख चुके हैं, आगे देख लो जरा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। देखो, संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब इस तरह तरीके के संसाधन का जो है ना नियंत्रण यानी कि देख रेख का काम जो है ना वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या होता है, वैसी संस्था जो है ना अलग अलग देश जो ना साझेदारी करके संस्था का निर्माण करती है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे देश मिलकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करती है। वो संस्था क्या करता है, उन सारे देशों के लिए काम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो देखरेख का काम होता है किसका होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का देखरेख का काम किसका होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। यानी कि किसी एक देश के पास अधिकार नहीं होता है। कौन सा होता है, तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को खुले छोड़ दो। यानी कि समुद्र है, समुद्र से जोड़ लो 200 किलोमीटर तक, और उसके बाद का क्षेत्र यानी कि 200 किलोमीटर है और उसके बाद का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। यानी तट रेखा से लेकर के 200 किलोमीटर का क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं, जहाज चला सकते हैं। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद बिना परमिशन के या बिना किसी दूसरे देश के कोई भी आर्थिक काम नहीं कर सकते। बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बताए हुए हम कोई भी आर्थिक काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके अलावा है किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यानी समुद्र का किनारा है और वहां से जोड़ लो 200 किलोमीटर का क्षेत्र, इसको अपवर्जक या अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो देश जो है जिस देश का वो 200 किलोमीटर का दायरा है, यानी जिस देश से सटा हुआ है वो 200 किलोमीटर, उसमें क्या कर सकता है, आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता है। आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब क्या होता है कि मछली पकड़ने का काम हो गया या खनिज तेल निकालने का काम हो गया, ये सारा काम वो देश कर सकता है। तो ये था संसाधन और उसके प्रकार किसके आधार पर था, ये विकास के स्तर के आधार पर क्या था, देख लेते हैं जरा यहाँ से। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये था हमारा पूरा वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय।